है, हवा में एक अप्रैल का महीना है, हवा में एक अजीब सी एक चुभने वाली ठंडक है। एक आदमी अपने घर की तरफ लौट रहा है और तभी शहर की बड़ी घड़ियां समय बताना शुरू करती हैं। 1, 2, 3 और ऐसे करते करते अचानक घड़ियां दिन के 13 बजाने लगती हैं। उफ, ये एक ऐसा शुरुआती दृश्य है जो तुरंत दिमाग को झकझोर के रख देता है। मतलब घड़ियों का 13 बजाना कोई कोई तकनीकी खराबी नहीं है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना संकेत है। बिल्कुल कि इस दुनिया में कुछ भी सामान्य नहीं है। हाँ, ये एक सीधा अलार्म है कि यहाँ समय, नियम और यहाँ तक कि वास्तविकता भी पूरी तरह से किसी और के नियंत्रण में है। सही बात है। और ये नियंत्रण इतना गहरा है कि इसे सुनते ही एक सिहरन दौड़ जाती है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी भयानक और दमघोटू दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जहां सरकार सिर्फ इंसानों के शरीर पर नहीं बल्कि उनके दिमाग और उनकी वास्तविकता पर भी कब्जा कर चुकी है। जॉर्ज ऑवेल की 1984 की दुनिया। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं 39 वर्षीय विंस्टन स्मिथ की। विंस्टन कोई बड़ा हीरो नहीं है, बल्कि आउटर पार्टी का एक बहुत ही मामूली दर्जे का क्लॉक है। वो नीले रंग की पार्टी यूनिफॉर्म पहनता है। वो थका हुआ है, अंदर से डरा हुआ है और अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी ऐसे चलता है जैसे किसी से छिपने की कोशिश कर रहा हो। और मैं बता दूं कि विंस्टन का ये डर बेवजह नहीं है। इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये समझना है कि ओशेनिया नाम के इस काल्पनिक देश में सत्ता में बैठी INSOC, जिसे इंग्लिश सोशलिज्म कहते हैं, वो पार्टी और उसके रहस्यमयी नेता बिग ब्रदर का तंत्र आखिर काम कैसे करता है। हाँ, वो जो मोटा भाई या बिग ब्रदर का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तानाशाही की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि कैसे निगरानी, डर और भाषा के हेरफेर से एक पूरी आबादी को वैचारिक रूप से अपाहिज बनाया जा सकता है। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे विंस्टन का एक छोटा सा व्यक्तिगत विद्रोह अंततः एक बहुत ही खौफनाक तरीके से कुचल दिया जाता है। मुझे INSOC नाम ही बहुत अजीब लगता है। एक तरफ ये समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल करता है जो समानता की बात करता है, लेकिन असल में ये एक क्रूर तानाशाही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शहर के ढांचे को ही देख लीजिए। सत्ता ने पूरे समाज को नियंत्रित करने के लिए 4 मुख्य विभाग या मंत्रालय बनाए हैं। हाँ, वो 4 मंत्रालय जो पूरी कहानी का आधार हैं। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े गैस लाइटिंग प्रोजेक्ट की तरह है। मतलब एक ऐसे उल्टे शीशे वाले घर की तरह जहां हर शब्द का मतलब उसके असली अर्थ से बिल्कुल उल्टा है। गैस लाइटिंग का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। सत्ता का असली स्वरूप इन 4 मंत्रालयों के नामों और उनके वास्तविक कामों के विरोधाभास में छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ या सत्य मंत्रालय की। नाम सुनकर लगता है कि यहाँ सच्चाई का संरक्षण होता होगा। हाँ, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन असल में ये शिक्षा, मनोरंजन और मीडिया को नियंत्रित करने की मशीन है। इसका असली काम है इतिहास को मिटाना, और विंस्टन खुद इसी मंत्रालय में काम करता है। हाँ, और उसका काम बहुत ही अजीब है। मतलब अगर पार्टी ने पहले कोई भविष्यवाणी की थी जो गलत साबित हो गई, तो विंस्टन पुराने अखबारों को मंगाकर उनमें उस खबर को बदल देता है ताकि पार्टी हमेशा सही साबित हो। पुराने दस्तावेजों को मेमोरी होल नाम के भट्ठों में जला दिया जाता है। बिल्कुल, इतिहास का नामो निशान मिटा दिया जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर सरकार हर दिन पुरानी खबरों और इतिहास को बदल रही है, तो क्या आम लोगों को ये याद नहीं रहता कि कल क्या सच था? मतलब वे इस झूठ को पकड़ क्यों नहीं पाते? यहीं पर इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार सामने आता है, जिसे डबल थिंक कहा गया है। डबल थिंक। हाँ, डबल थिंक का मतलब है इंसान के दिमाग में एक ही समय पर 2 पूरी तरह से विपरीत विचारों को मानना और दोनों को सच समझना। जब पार्टी इतिहास बदलती है तो नागरिक को न सिर्फ नया इतिहास याद रखना होता है, बल्कि उसे ये भी भूलना होता है कि उसने कभी कोई पुराना इतिहास पढ़ा था। बाप रे! और फिर उसे ये भी भूलना होता है कि उसने कुछ भूला है। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंसान की सोचने की क्षमता को ही हैक कर लिया गया है। और बाकी के 3 मंत्रालय भी इसी तर्ज पर काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पीस यानी शांति मंत्रालय का एकमात्र काम है शहर के लिए लगातार युद्ध करवाते रहना, ताकि समाज हमेशा डरा रहे। हाँ, ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई न कोई युद्ध हमेशा चलता रहे, क्योंकि एक डरा हुआ और बाहरी दुश्मन से नफरत करने वाला समाज कभी अपनी ही सरकार से सवाल नहीं पूछता। बिल्कुल सही कहा। और फिर है मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी यानी प्रचुरता मंत्रालय।
इसका काम आर्थिक मामलों को देखना है, लेकिन असलियत में ये भोजन और ज़रूरी चीज़ों को इस तरह से राशन करता है कि लोग बस किसी तरह बस जिंदा रह सकें, उनका पेट कभी ना भरे। उफ, हमेशा भुखमरी के कगार पर। हाँ, जब लोगों का पूरा दिन सिर्फ एक जोड़ी जूते या थोड़े से राशन के जुगाड़ में निकल जाएगा, तो उनके पास क्रांति के बारे में सोचने का समय कहाँ बचेगा। सही बात है। और इन सब में सबसे भयानक है मिनिस्ट्री ऑफ लव या प्रेम मंत्रालय। नाम में प्यार है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां कोई खिड़की नहीं है, जिसके बाहर कंटीले तार लगे हैं और मशीन गनों से पहरा दिया जाता है। ये असल में कानून और व्यवस्था के नाम पर विरोधियों को टॉर्चर करने का केंद्र है। ये नाम कोई भद्दा मजाक नहीं है। ये पार्टी की उस क्रूर फिलॉसफी को दर्शाता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, कि वो सिर्फ सजा नहीं देते, वो सच में चाहते हैं कि मरने से पहले इंसान पार्टी से प्यार करने लगे। वो भयानक वाला प्यार। हाँ, और इस पूरे ढांचे को कायम रखने के लिए जो निगरानी तंत्र है, वो हर पल काम करता है। पार्टी के 3 मुख्य नारे इस समाज की नींव हैं। युद्ध शांति है, आज़ादी गुलामी है और अज्ञानता में ही शक्ति है। शहर के हर नुक्कड़, हर चौराहे पर, हर इमारत के अंदर एक बड़े से चेहरे वाले आदमी के पोस्टर लगे हैं जिसकी घनी मूछें हैं, और उस पोस्टर की आंखें ऐसी हैं कि आप कमरे में, मेरा मतलब है कोई भी कमरे में कहीं भी जाए, वो उसे ही देखती हुई लगती हैं। नीचे लिखा होता है, बिग ब्रदर आपको देख रहे हैं। और सिर्फ पोस्टर नहीं। हाँ, यहाँ तक कि घरों के अंदर टेली स्क्रीन लगे हैं जो 2 वे टीवी की तरह हैं। वे लगातार प्रोपेगेंडा सुनाते भी हैं और घर के अंदर की हर गतिविधि की निगरानी भी करते हैं। पुलिस के हेलीकॉप्टर लोगों की खिड़कियों में झांकते रहते हैं। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो बाहरी दुनिया पर जब इतना सख्त पहरा हो, जहां हर कदम, चेहरे का हर भाव, यहां तक कि नींद में बड़बड़ाना भी रिकॉर्ड हो रहा हो, तो इंसान क्या करेगा? तो एक इंसान स्वाभाविक रूप से बचने के लिए अपने दिमाग के अंदर अपनी सोच में छिपने की कोशिश करता है। लेकिन पार्टी की इस दुनिया में वो भी सुरक्षित नहीं है। यहीं से थॉट क्राइम यानी विचारों के अपराध का जन्म होता है। विचारों का अपराध मतलब अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ किया नहीं है, कुछ बोला भी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में सरकार के प्रति नफरत महसूस की है, तो वो भी एक जघन्य अपराध है। बिल्कुल, और इसे पकड़ने के लिए थॉट पुलिस होती है। इस व्यवस्था का लक्ष्य सिर्फ शरीर को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सोच की संभावना को ही खत्म करना है। वो न्यूज स्पीक वाली बात। हाँ, वे न्यूज स्पीक नाम की एक नई भाषा बना रहे हैं, जिसमें हर साल शब्दों को कम किया जा रहा है। मकसद ये है कि अगर बगावत या स्वतंत्रता जैसे शब्द ही डिक्शनरी में नहीं होंगे, तो इंसान उन विचारों को सोच ही नहीं पाएगा। ये भाषा के जरिए दिमाग को पंगु बनाने का तरीका है। इसी घुटन से परेशान होकर विंस्टन एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। वो एक कबाड़ी की दुकान से छुपकर एक पुरानी डायरी खरीदता है। वो टेलीस्क्रीन की नज़र से बचकर एक छोटे से कोने में बैठता है और 4 अप्रैल 1984 को उसमें लिखना शुरू करता है। वो पल बहुत ही तनावपूर्ण होता है। हाँ, वो पन्नों पर बार बार लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर, यानी बिग ब्रदर का नाश हो। सिर्फ अपनी खुद की डायरी रखना, अपने मन की बात कागज पर उतारना, इस समाज में मौत को दावत देना है। पकड़े जाने पर मौत या 25 साल के लिए किसी खौफनाक लेबर कैंप की सजा। बिल्कुल। डायरी लिखना सिर्फ राजनीतिक बगावत नहीं है, ये अपनी व्यक्तिगत पहचान को बचाने की जद्दोजहद है। पार्टी ने मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से कुचल दिया है। इस समाज में दोस्ती, प्यार, सहानुभूति या निजता जैसी कोई चीज नहीं बची है। लोगों के दिलों में सिर्फ डर, नफरत और पार्टी के प्रति अंधी भक्ति भरी जा रही है। और प्यार को तो जैसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। शादी जैसी चीज भी लोगों की मर्जी से नहीं होती। कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। पार्टी के अधिकारी ही तय करते हैं कि कौन किसका पति या पत्नी होगा। और उसका भी सिर्फ एक ही मकसद है। हाँ, नए बच्चे पैदा करना जो पार्टी के काम आए। शारीरिक संबंध बनाना एक नीरस सरकारी ड्यूटी बना दिया गया है, हफ्ते में एक बार ड्यूटी की तरह। विंस्टन अपनी पत्नी से अलग हो चुका है क्योंकि वो इस व्यवस्था से घुट रहा था। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सत्ता को लोगों के प्यार करने या शारीरिक संबंध बनाने से क्या दिक्कत हो सकती है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मैं समझाता हूँ। तानाशाही शासन को हर नागरिक की 100% ऊर्जा और वफादारी चाहिए होती है। प्यार और सेक्सुअल इच्छाएं इंसान को खुशी देती हैं, उसे एक निजी दुनिया देती हैं जहां राज्य का कोई दखल नहीं होता।
पार्टी जानती है कि अगर इंसानों की यौन ऊर्जा और प्यार को दबा दिया जाए तो वो ऊर्जा कुंठा और नफरत में बदल जाती है। अच्छा, और फिर उस नफरत को मोड़ा जा सकता है। एग्जैक्टली। उस नफरत को आसानी से बाहरी दुश्मनों की तरफ या बिग ब्रदर की अंधी भक्ति की तरफ मोड़ा जा सकता है। प्रेम एक स्वतंत्र भावना है और स्वतंत्र भावना सत्ता के लिए खतरा है। और ठीक ऐसे ही नीरस और डरावने माहौल में जूलिया का प्रवेश होता है, जो कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाता है। जूलिया काले बालों वाली एक युवा लड़की है जो एंटी सेक्स लीग नाम के एक संगठन में काम करती है, जो एक लाल रंग का सैश पहनती है, राइट? हाँ, और वो पार्टी की बहुत बड़ी समर्थक होने का दिखावा करती है। शुरुआत में विंस्टन को लगता है कि वो थॉट पुलिस की जासूस है जो उस पर नजर रख रही है। वो उसे इतना खौफ खाता है कि उसके मन में जूलिया की हत्या करने तक के हिंसक विचार आते हैं। वो खौफ के मारे पागल हो रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन हॉलवे में जूलिया जानबूझकर गिर जाती है और जब विंस्टन उसे उठाने जाता है तो वो चुपके से उसके हाथ में एक कागज की पर्ची थमा देती है। जब विंस्टन छुपकर वो पर्ची खोलता है तो उस पे लिखा होता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो एक छोटी सी पर्ची विंस्टन की पूरी दुनिया को पलट देती है। ये एक ऐसा पल है जो दिखाता है कि इतनी क्रूर व्यवस्था के बावजूद इंसानियत और बुनियादी भावनाएं पूरी तरह से मरी नहीं है। लेकिन जूलिया का ये प्यार एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर हम दोनों के किरदारों को देखें तो विंस्टन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी वैचारिक और राजनीतिक क्रांति चाहता है। वो ग्रैंड रेवोल्यूशन चाहता है। वो चाहता है कि पूरी व्यवस्था पलट जाए। हाँ, वो सिस्टम को ही खत्म करना चाहता है। या नहीं, उसका विद्रोह कोई वैचारिक क्रांति नहीं है। उसका विद्रोह छोटे छोटे नियमों को तोड़ने में है, जैसे छुपकर शारीरिक संबंध बनाना, असली कॉफी या चॉकलेट का जुगाड़ करना, छुपकर मेकअप लगाना। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे दमनकारी समाज में जहां इंसान को मशीन बना दिया गया हो, सिर्फ किसी से प्यार करना या अपनी छोटी सी खुशी के लिए नियमों को तोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक विद्रोह नहीं है? ये बहुत ही शानदार और विचारणीय बिंदु है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। एक सर्वाधिकारवादी राज्य में जहां आपकी हर भावना राज्य की संपत्ति है, वहां अपनी मर्जी से किसी से प्यार करना या सिर्फ खुश रहना एक बहुत बड़ी बगावत है ना? बिल्कुल। जूलिया का विद्रोह व्यवहारिक है। वो जानती है कि सिस्टम को बाहर से नहीं गिराया जा सकता, इसलिए वो सिस्टम के अंदर अपनी खुशी के छोटे छोटे पल चुराती है। पार्टी लोगों को हमेशा दुखी और डरा हुआ रखना चाहती है, इसलिए जूलिया का सिर्फ मुस्कुराना और अपने शरीर पर अपना अधिकार जताना सीधे तौर पर पार्टी की विचारधारा पर एक करारा हमला है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जूलिया का ये शारीरिक विद्रोह सिर्फ ख्यालों में नहीं हो सकता था। उन्हें इस बगावत को जीने के लिए एक भौतिक जगह की जरूरत थी, और वो जगह उन्हें मिलती है उसी कबाड़ी की दुकान के ऊपर एक छोटे से बेसमेंट वाले कमरे में, जहां से विंस्टन ने डायरी खरीदी थी। वो मिस्टर चैरिंगटन की दुकान। हाँ, वे उस कमरे को किराए पर ले लेते हैं। वो एक पुरानी धूल भरी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां कोई टेलीस्क्रीन नहीं है। वो छोटा सा कमरा उनका अपना प्राइवेट वर्ल्ड बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां वे इंसान महसूस कर सकें। बिल्कुल, लेकिन वो कमरा उतना सुरक्षित नहीं है जितना वे सोचते हैं। वहां एक बहुत ही सूक्ष्म चेतावनी छिपी है, चूहे। उस कमरे में चूहे हैं, और जब विंस्टन उन्हें देखता है तो वो बुरी तरह कांप उठता है। उसे चूहों से सिर्फ डर नहीं लगता, बल्कि एक भयंकर फोबिया है। हाँ, और ये फोबिया सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि उस सुरक्षित कमरे के अंदर भी डर और असुरक्षा मौजूद है। राज्य का खौफ किसी न किसी दरार से अंदर आ ही जाता है। और इसी असुरक्षा के बीच उनकी मुलाकात होती है ओब्रायन से। ओब्रायन इनर पार्टी का एक बहुत बड़ा और रसूखदार अधिकारी है। विंस्टन को हमेशा से लगता था कि ओब्रायन के चेहरे के भाव बताते हैं कि वो भी अंदर से पार्टी से नफरत करता है। विंस्टन को उसमें एक उम्मीद नजर आती है। हाँ, और जब ओब्रायन विंस्टन और जूलिया को अपने आलीशान घर में बुलाता है तो एक ऐसी घटना होती है जिस पर विंस्टन को यकीन नहीं होता। ओब्रायन दीवार पर लगी अपनी टेलीस्क्रीन को बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है। टेलीस्क्रीन को बंद कर पाना एक ऐसा विशेषाधिकार है जो सिर्फ इनर पार्टी के बहुत बड़े सदस्यों को ही मिलता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस पल विंस्टन को कैसा लगा होगा। टेलीस्क्रीन बंद होते ही निगरानी के खत्म होने के उस भ्रम में विंस्टन और जूलिया ओब्रायन के सामने अपनी पूरी बगावत कबूल कर लेते हैं। ओब्रायन उन्हें यकीन दिलाता है कि एक गुप्त विद्रोही संगठन सच में अस्तित्व में है। वो उन्हें क्रांति की प्लानिंग के लिए खास खिताब भी देता है। लेकिन ये सारी उम्मीद सिर्फ एक बहुत बड़ा छलावा थी, एक बहुत ही खौफनाक जाल।
एक दिन जब विंस्टन और जूलिया अपने उसी सुरक्षित कमरे में बैठकर उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक कमरे में एक पुरानी तस्वीर के पीछे से एक ठंडी आवाज आती है। वो पल सच में डरावना है। हाँ, वो तस्वीर असल में एक छिपी हुई टेलीस्क्रीन थी जो हमेशा से चालू थी। काले रंग की यूनिफॉर्म पहने थॉट पुलिस के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाते हैं। जूलिया के पेट में मुक्का मारा जाता है और उसे घसीट कर ले जाया जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब सामने आता है जब पता चलता है कि वो कबाड़ी वाला जिस पर विंस्टन ने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वो असल में सालों से थॉट पुलिस का ही एक एजेंट था। हे भगवान! और ओब्रायन वो कोई विद्रोही नहीं था, वो पार्टी का ही एक बेहद वफादार और क्रूर अधिकारी निकलता है। उसने जानबूझकर सालों तक विंस्टन के दिमाग को पढ़ा, उसे बगावत करने के लिए उकसाया और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ा। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब वे विंस्टन को मिनिस्ट्री ऑफ लव के अंदर ले जाते हैं तो उसे महीनों तक टॉर्चर किया जाता है, उसे भूखा रखा जाता है, इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि उसके शरीर के सारे दांत टूट जाते हैं, वो पूरी तरह गंजा हो जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वही तो, मेरा सवाल ये है कि अगर पार्टी विंस्टन को मारना ही चाहती थी तो उसे सीधे गोली क्यों नहीं मार दी? ये महीनों लंबा टॉर्चर क्यों? यही इस उपन्यास का सबसे डरावना और दार्शनिक पहलू है। ओब्रायन विंस्टन को समझाता है कि पुरानी तानाशाहों की गलती ये थी कि वे लोगों को मारकर उन्हें शहीद बना देते थे। अच्छा, और शहीद बनने से विचार जिंदा रहता है। बिल्कुल, पार्टी शहीद नहीं बनाती। उनका लक्ष्य दुश्मन को सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि दुश्मन को ठीक करना है। वे तब तक किसी को नहीं मारते जब तक कि वो इंसान अपने दिल की गहराई से ये न मान ले कि वो गलत था और पार्टी सही है। मतलब वे विद्रोह को आत्मा से मिटाना चाहते हैं। हाँ, वे चाहते हैं कि विंस्टन मरने से पहले सच में अपनी हार मान ले। और इसी दिमागी कंट्रोल को साबित करने के लिए ओब्रायन उस भयानक गणितीय उदाहरण का इस्तेमाल करता है, 2 और 2 5। 2 और 2 5, ये तो सीधा सीधा वास्तविकता को झुठलाना है। ओब्रायन विंस्टन को पीट पीट कर ये मनवाने की कोशिश करता है कि सत्य वो नहीं है जो बाहर दुनिया में है, बल्कि सत्य वो है जो पार्टी तय करती है। अगर पार्टी कहती है कि 2 और 2 5 होते हैं, तो इंसान को उसे ही सच मानना होगा। क्योंकि 2 और 2 4 एक स्वतंत्र विचार है। लेकिन ओब्रायन के इतने टॉर्चर के बाद भी विंस्टन का शरीर टूट चुका है, दिमाग भ्रमित है, लेकिन वो अभी भी एक चीज पर टिका हुआ है। वो अभी भी जूलिया से प्यार करता है। और वो सोचता है कि उसने जूलिया को धोखा नहीं दिया है। हाँ, और यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक चरम बिंदु, रूम 101 या रूम 101। वो कमरा जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाए। ओब्रायन विंस्टन को इस कमरे में ले जाता है। इस कमरे में दुनिया की सबसे डरावनी चीज मौजूद होती है। हर इंसान के लिए ये चीज अलग होती है, क्योंकि रूम 101 में इंसान का सामना उसके अपने सबसे गहरे डर से करवाया जाता है। और ओब्रायन जानता था कि विंस्टन का डर क्या है। चूहे। हाँ, ओब्रायन विंस्टन के चेहरे के बिल्कुल पास तारों से बना एक पिंजरा लाता है जिसके अंदर बड़े, भूखे और आक्रामक चूहे बंद हैं। ओब्रायन जैसे ही उस पिंजरे का दरवाजा खोलने वाला होता है, उफ! ताकि चूहे सीधे विंस्टन के चेहरे पर हमला करें। विंस्टन के अंदर का इंसान, उसका सारा प्यार, उसकी सारी बगावत टूटकर बिखर जाती है। डर की उस अंतिम सीमा पर विंस्टन चीख उठता है, ये जूलिया के साथ करो, मेरी जगह जूलिया को ये टॉर्चर दो, उसका चेहरा नोच लेने दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। और ठीक इसी पल पार्टी जीत जाती है। विंस्टन ने अपनी जान बचाने के लिए उस एकमात्र चीज को दांव पर लगा दिया था जो उसे इंसान बनाती थी, उसका प्यार। ये आत्मा की मौत है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब कहानी के अंत में विंस्टन को छोड़ दिया जाता है और वो एक दिन अचानक जूलिया से टकराता है, तो मालूम होता है कि जूलिया ने भी टॉर्चर के दौरान ठीक ऐसा ही किया था। उसने भी विंस्टन को धोखा दे दिया था। पार्टी ने उनके प्यार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? विंस्टन का क्या होता है? इसका परिणाम उपन्यास के उस आखिरी दृश्य में दिखता है। विंस्टन एक कैफे में बैठा है, जिन पी रहा है। उसके सामने बिग ब्रदर का एक बड़ा सा पोस्टर लगा है। विंस्टन उस पोस्टर को देखता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। खुशी के आंसू? उस तानाशाह के लिए जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ, क्योंकि रूम 101 ने उसके अंदर के पुराने विंस्टन को पूरी तरह मार दिया है। उसका ब्रेन वॉश इतनी गहराई तक हो चुका है कि वो अब सच में बिग ब्रदर से प्यार करने लगा है और वो 2 और 2 5 पर विश्वास करता है। विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया है। ये सच में
एक बेहद डरावनी तस्वीर पेश करता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे राज पूर्ण नियंत्रण और निगरानी से इंसान के दिमाग और उसके सबसे निजी रिश्तों को भी कुचल सकता है। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मेरा मानना है कि हमें एक ऐसे पहलू पर भी बात करनी चाहिए जो शायद रूम 01 से भी ज्यादा प्रासंगिक है। स्रोत सामग्री में बताया गया है कि पार्टी का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ आम जनता के लिए, जिन्हें प्रोल्स या निचला वर्ग कहा जाता है, उनके लिए भी काम करता है। आम जनता के लिए, लेकिन पार्टी तो उन पर ज्यादा निगरानी भी नहीं रखती। यही तो बात है। ये विभाग जानबूझकर उस विशाल आम आबादी के लिए बहुत ही सनसनीखेज नॉवल, खेलकूद की खबरें, ज्योतिष और पोर्नोग्राफी छापता है। पार्टी का मानना है कि इस निचले वर्ग को कंट्रोल करने के लिए थॉट पुलिस की जरूरत नहीं है। उनका मकसद है कि ये आबादी हमेशा सस्ते मनोरंजन में उलझी रहे, ताकि वे कभी सवाल ना उठाएं। बाप रे, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। रूम 101 का टॉर्चर तो डरावना है ही, लेकिन क्या ये उससे भी ज्यादा खौफनाक नहीं है कि एक पूरी की पूरी आबादी का शोषण सिर्फ उन्हें सस्ते मनोरंजन और अश्लीलता में उलझाकर किया जा सकता है? बिल्कुल। मतलब ताकि वे खुद ही सोचने समझने की क्षमता खो बैठें और क्रांति का विचार ही उनके मन में ना आए। जब लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ सस्ती खुशियों पर केंद्रित कर दिया जाएगा, तो वे अपनी इस अज्ञानता में इतने मदहोश रहेंगे कि उन्हें अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं होगा। और ये एक ऐसा विचार है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या बात है। दर्द और टॉर्चर का खौफ अपनी जगह है, लेकिन शायद अपनी इच्छा से सस्ते मनोरंजन में डूबकर अपनी आज़ादी खो देना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज की चर्चा बस यहीं तक, उन बंद कमरों, टेलीस्क्रीन और घड़ियों के 13 बजने की गूंज के साथ।